दिन रविवार है और रविवार का दिन भारतीय सेना के नाम, क्योंकि भारतीय सेना ने एक बार फिर अपना पराक्रम दिखाया है। नापाक साजिशों का ऐसा जवाब पाकिस्तान को दिया है कि वो दर्द से कराने लगा है, बौखला चुका है, करा रहा है और कभी अपनी हार न मानने वाला पाकिस्तान पहली बार अपनी हार मान भी रहा है कि हां, हमारे जवानों को भारत ने मारा, भारतीय सेना ने मारा, हमारे आतंकी कैंपों को भारत ने तबाह किया, भले ही वो झूठ के पर्दे से क्यों न सच्चाई को मान रहा हो। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नीलम घाटी में आज ऐसा सबक सिखाया है कि पाकिस्तान को हमेशा यह सबक याद रहेगा और उसे याद रहना भी चाहिए। आतंकियों को उनके ठिकानों समेत जन्नत में 72 हुरों के पास पहुंचा दिया, हर नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया, तो पाकिस्तान के लिए साफ संदेश है कि साजिश करोगे तो ऐसे ही मरोगे। इस मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। पाकिस्तान में पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर आतंक के अड्डों पर एयर स्ट्राइक, और अब पीओके में आतंकी कैंपों पर हमला। यह है भारतीय सेना का पराक्रम, जिससे पाकिस्तान के आतंकी और आतंकियों के रहनुमा दोनों थर-थर कांप रहे हैं। भारतीय सेना ने तय कर लिया है कि हर पाकिस्तानी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जाएगा और इसके लिए हदें लांघनी पड़ी तो उससे गुरेज नहीं होगा। भारतीय सेना ने पीओके की नीलम घाटी में 19 अक्टूबर की रात बड़ी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना ने अपनी तोपों का मुंह खोल दिया। भारतीय तोपों ने पाकिस्तान की नीलम घाटी में जमकर तबाही मचाई। भारत ने पाकिस्तान की नीलम घाटी में सक्रिय 4 आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया, 6 आतंकियों को ढेर कर दिया, कई आतंकियों को घायल कर दिया। पाकिस्तानी सेना के 6 से 7 जवानों को भी मार गिराया। भारत की इस बड़ी कार्रवाई से पाकिस्तान दहल गया है। घबराए पाकिस्तान ने पहली बार महज कुछ घंटों के अंदर मान लिया कि नीलम घाटी में भारत की ओर से बड़ा जवाबी हमला किया गया है। भारत की ओर से बड़ा जवाबी हमला किया गया है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने केवल एक जवान के मारे जाने की बात मानी है। दरअसल भारत के तंगधार सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना की ओर से नापाक फायरिंग की जा रही थी। पाकिस्तानी जवान आतंकियों को कवर फायर दे रहे थे। भारतीय सेना को इस साजिश की भनक लग गई और फिर जो हुआ उसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी। पूरी दुनिया हमारे साथ है। आतंकवाद पूरी दुनिया का दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। जब जब पाकिस्तान इस बात की कार्रवाई करती है, हमको इजराइल की तरह कार्रवाई करनी है कि जो भी कार्रवाई इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि पाकिस्तान अगली बारी 10 बारी सोचे हमारे ऊपर हमला करने के लिए। हमारे सेना, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उन सारी चीजों को संभालने में सशक्त है, सही उत्तर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख बिपिन रावत से पूरे हालात की जानकारी ली और सीमा पर चल रही हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुछ दिन पहले ही राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा था कि भारत पहली गोलियां नहीं चलाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो खैर नहीं। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से अलग भी और कोई विकल्प खुले हैं। Why must you expect repeat of a similar thing? Earlier we did something, then we did Balakot. Why must we repeat that? Why not keep the other side guessing as to what we will do? Why tell him what we are going to do? Why not keep him guessing? So why say repeat? Why not something beyond that? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने में जुटा है। पंजाब में ड्रोन से हथियार गिराने की साजिश हो या गुजरात में नाव के जरिए आतंकी मंसूबों को पूरा करने का प्लान, पाकिस्तान की ओर से लगातार बड़ी गुस्ताखी की जा रही है। दुनिया के सामने फजीहत के बाद भी इमरान खान और बाजवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान ने हिमाकत की थी,
सीज फायर का उल्लंघन किया था, नागरिकों को निशाना बनाया था, 2 जवान शहीद हुए थे। 2 घंटे में बड़ा बदला लिया भारतीय जवानों ने। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं। मनोज यादव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, कर्नल शैलेंद्र सिंह है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, पीके सहगल साहब हैं डिफेंस एक्सपर्ट, आशीष सिंह है हमारे सहयोगी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर है, खालिद महमूद हमारे साथ पाकिस्तान से, वहां के वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सिंह, आपके पास रविवार का दिन, पराक्रम का दिन, 2 घंटे में 2 जवानों की शहादत का बदला। देखिए, मैं काफी टाइम से ये बात बोल रहा हूं कि ये बदला वाला मामला बंद करा जाए। बहुत हो लिया बदला, अब हमें अपनी उस हाथी चाल पर चलना है जो हमारे पास फौज है, जो हमारे पास इकोनॉमी है, और पहली बार लकीली एक हमारे पास इस तरह की गवर्नमेंट भी है जो हाथी की चाल चलना जानती है। अब हमें ये नहीं देखना है। देखिए, हुआ क्या है, सर्जिकल 1 हुई, 19 लोग मरे, शहादत हुई। सर्जिकल 2 हो गई, 40 का आंकड़ा पार हो गया। अब क्या हम 50 का आंकड़ा पार करने के बाद सर्जिकल 3 सोचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार आप अब उस करेक्ट जगह पर आ गए हैं जहां आप पाकिस्तान को उसी की लैंग्वेज में समझा रहे हैं जिस भाषा को वो समझता है। लातों का भूत बातों से नहीं समझता। अब ये समय आ गया है कि ये 4 कैंप नहीं, 40 कैंप इकट्ठे हमने एड्रेस करने हैं। ये डेटरेंस चाहिए। ये ठीक है, मैं आपको रोकता हूं, एक तस्वीर दिखाता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया न्यूज के पास लॉन्च पैड की तबाही की तस्वीरें हैं, जो लॉन्च पैड भारतीय सेना ने तबाह किए हैं। नीलम घाटी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस पार से उस पार तबाही की बड़ी तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास हैं। इंडिया न्यूज के पास लॉन्च पैड किस तरीके से तबाह हुआ, तबाही का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जब भारतीय सेना ने इस पार से फायर किया तो उस पार जो आतंकियों के लिए जो लॉन्चिंग पैड बनाए गए थे वो लॉन्चिंग पैड किस तरीके से तबाह हो गए। तबाही के निशान आप देख सकते हैं। आशीष, मैं चाहूंगा इन तस्वीरों को आप बताएं, क्योंकि ये बड़ी तबाही है और खासतौर पर इस पार से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। जी हाँ, ये हमारे ग्राउंड इंटेलिजेंस ने ये तस्वीरें अभी हासिल की है और हमारे सोर्सेज से हमें ये तस्वीरें मिली हैं जो एग्जैक्ट 4 लोकेशंस थे जहां पर भारतीय सेना ने मोर्टार शेलिंग और आर्टिलरी गन्स का इस्तेमाल। ठीक है आशीष, कुछ तकनीकी दिक्कत है आपके ऑडियो में, जैसे ठीक होता मैं पहुंचूंगा। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पाकिस्तान के बनाए आतंकी लॉन्चिंग पैड जो पीओके में चल रहे थे, जहां जानकारी यह थी कि करीब 200 से ज्यादा आतंकी वहां पर तैयार है घुसपैठ करने के लिए। और जब मुजफ्फराबाद में रैली करने इमरान खान पहुंचे हुए थे तो वो कह रहे थे उन्हें डर है, पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या बड़ा यह था कि वो आतंकी लॉन्चिंग पैड बनाकर आराम से बैठे हैं कि लॉन्चिंग कराएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास था कि भारत बदल चुका है और यह बदला हुआ भारत घुसकर मारता है। अब की बार तो घुसने की जरूरत नहीं पड़ी, इस पार से हमने तबाह किया। कर्नल शैलेंद्र, इन तस्वीरों को देखकर देखिए, ये बड़ा माइनर डैमेज है, मैं आपको कहूं अगर मेरी टेक्निकल लैंग्वेज में, क्योंकि जब आर्टिलरी फायर, आर्टिलरी बराज, आर्टिलरी रेड करी जाती है उस जगह को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल ये बड़ा कंट्रोल्ड फायर रहा होगा हमारा, जिस वजह से ये डैमेज उस एक्सटेंट का नहीं दिख रहा मुझे, जैसे, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिलरी ऑफिसर हूं इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूं। जब हमारा बराज, जब हमारा आर्टिलरी रेड एक जगह जाता है तो वहां पहुंचने पर उस 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के अंदर कोई चीज खड़ी रह ही नहीं सकती। ये हमारी क्षमता है, ये हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, उस कैपेसिटी का कितना टैक्टिकली सिचुएशन को देखकर यूज किया वो ग्राउंड बताता। ठीक है आशीष, अब आपकी ऑडियो ठीक हो गई है। मैं चाहूंगा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास हैं, इन तस्वीरों पर आपका कमेंट। जी, ये जो ग्राउंड इंटेलिजेंस से हमें सोर्सेज से मिला है कि ये जो मोर्टार शेल 80 और 120 mm वाले भी और जो आर्टिलरी गन्स इस्तेमाल हुई है, ये अलग अलग लोकेशन पर हुई है और अलग अलग टाइम पर हुई है। ये उसकी तस्वीरें हैं। जैसे कि कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे कि ये जो डैमेज है ये आर्टिलरी गन वाला डैमेज तो है नहीं, पर हाँ मोर्टार शेलिंग वाला डैमेज है और उसकी तस्वीरें भी हमारे पास हैं। अगर हमारे प्रोड्यूसर उसे एयर कर सके। एग्जैक्टली अब समय बदल गया है। जनरली हम पहले दिखाते थे कि किस तरह से पाकिस्तान की जो मोर्टार शेलिंग है उनकी तस्वीरें दिखाते थे। पहली बार शायद हमारा नजरिया और हमारी एक तरह से कहेंगे कि जो ऑफेंसिव डिफेंसिव वाली चीज है वो बदल गई है और अब हम
इंडिया न्यूज के दर्शकों को दिखाएंगे कि हमारी जो मोटार शेलिंग वहां पर हुई है उसकी तस्वीरें। निश्चित तौर पर आशीष, ये आपने बड़ी बात कही, क्योंकि पाकिस्तान उस पार से जब सीजफायर उल्लंघन करता है और हाल फिलहाल में किस तरीके से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाता है, तो यहां के नागरिक खड़े होकर दिखाते हैं ये उधर से मोटार शेल गिरे, लेकिन ये मोटार शेल पीओके में जो तबाही मचाए गए हैं भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सैनिकों के द्वारा आतंक के लॉन्चिंग पैड पर, ये वहां की तबाही की तस्वीरें हैं। मैं एक एक कमेंट ले लूं, फिर खालिद महमूद जी मैं आपके पास आऊंगा। पीके सहगल साहब, ये जो ऑपरेशन किया, ऑपरेशन तो हालांकि क्या कहें, इधर से फायर ओपन किया गया है और जो आतंकी लॉन्चिंग पैड थे उन्हें टारगेट किया गया है। भौगोलिक दृष्टिकोण से किस तरीके से इसे देखा जाए, मैं चाहूंगा इस पर आपकी टिप्पणी। ये जो कार्रवाई हिंदुस्तान ने की बहुत पहले करनी चाहिए थी। पाकिस्तान हर दिन 10 से 12 सीज फायर वायलेशन करता है। हर सीज फायर वायलेशन का मकसद एक ही है कि घुसपैठियों को वैली में दाखिल किया जाए ताकि वैली में किसी प्रकार से शांति बहाल ना हो सके। पाकिस्तान के 15-20 दिन है पाकिस्तान के पास, उसके बर्फबारी शुरू हो जाएगी। बड़ा बुखलाया हुआ है, उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी अंदर भेजे जाए। हमारे पास पुख्ता सबूत थे, इंटेलिजेंस इनपुट थे कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर इस एरिया में आतंकवादियों को इकट्ठा किया है और पाकिस्तान की कोशिश है। तो लास्ट नाइट पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग शुरू की, पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायर भी शुरू हुआ। उसका मकसद था घुसपैठियों को दाखिल करने के लिए। हिंदुस्तान ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की और अपना तोपखाने का एरिया वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया और नतीजा है आपके सामने है। बड़े पैमाने पर हमने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है, जिससे साफ तौर पर उसको नजर आना शुरू हो गया है कि हिंदुस्तान जो है इट इज मीनिंग बिजनेस। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे पाकिस्तान को कहा है कि जब आप कोई कार्रवाई करोगे हमारी तरफ से जीरो टॉलरेंस है। उसने हमारी पेशेंस को लगातार ठीक है चैलेंज करता रहा है। ठीक है सहगल साहब, मैं आता हूं खालिद महमूद हिंदुस्तान के खिलाफ साफ ठीक है। सहगल जी मैं आपके पास आता हूं। खालिद महमूद हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। खालिद महमूद, ये तो आपको भी याद होगा, इमरान खान ने कहा था कि पीओके में भारत कुछ बड़ा करने वाला है। उन्हें एहसास था कि लॉन्चिंग पैड बने हैं, आतंकी वहां पर तैयार हैं। पाकिस्तान की आर्मी इस बात को कवर कर रही है कि वहां पर किस तरीके से घुसपैठ कराई जाए, क्योंकि आगे सर्दियां बढ़ने वाली हैं और स्नोफॉल होने वाली है। उन्हें एहसास था कि भारत भी बदला हुआ है। आतंकी लॉन्चिंग पैड की जैसे उन्हें ठीक लोकेशन मिलेगी, हलचल बढ़ेगी तो अटैक होगा और ये उसी का नतीजा है। जी, पहली बात तो ये है कि आज इंडिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की, इसको सीज फायर जो है वो नहीं कहा जा सकता। इसको एक अटैक ही आप समझे, और लेकिन इसका जिस तरीके से भारत को जवाब मिला है, अभी तक वो बेचारे आप लोग तो व्हाइट फ्लैग लेके सामने आ रहे हो कि भाई हमें अपने जो फौजी हैं उनकी लाशें तो उठा लेने दो। भाई ये 9 लोग जो आपके मरे हैं वो अभी तक वहीं पे पड़े हैं और अभी तक आप मिन्नतें कर रहे हो कि हमें उनकी लाशें उठानी है। नहीं खालिद जी ये पाकिस्तान की रवायत है, ये पाकिस्तान की आदत है। मैं माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं, फिर आपको वक्त दूंगा अपनी बात पूरी करने के लिए। अपने लोगों को नहीं पहचानना, अपने सैनिकों की लाशें उठाने से इनकार करना, यह पाकिस्तान की आदत है। और पहली बार मानिए कि पाकिस्तान इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वहां पर तबाही हुई है, वरना आप लोग तो इनकार कर देते हैं। भाई ये 8 मुकाम की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। ये एक सिविलियन इलाका है जहां पे एक ही फैमिली के जो कुछ लोग जो है उनको आपने उनको निशाना बनाया और उनमें 4 लोग जो है वो उसको शहीद हो गए। नहीं खालिद जी हिंदुस्तान की सेना इतनी बुज़दिल नहीं है और नागरिकों को निशाना बनाए। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में क्लियर करिए। वो टेरर लॉन्च पैड्स वही तो है, और वो टेरर लॉन्च पैड है। और कहाँ होंगे टेरर लॉन्च पैड्स? और कहाँ होंगे सर? जी हमने वही तो है, वो जहन्नम में पहुंचाए हैं, वो अभी तक वो वहीं पड़े हैं और उनकी लाशें तक आप उठाने की आपको हिम्मत नहीं हो रही। आप व्हाइट फ्लैग लेके कहिए डीजीआईएसपीआर को पिक्चर ट्वीट करने के लिए अगर लाशें पड़ी है तो उसकी वीडियो सर अगस्त में यूएवी की फुटेज रिलीज की गई थी इंडियन आर्मी द्वारा। जो आप कहानी बता रहे हैं अगस्त में, ज्यादा समय नहीं हुआ, बस 2-3 महीना पुरानी बात कह रहा हूं। यूएवी की फुटेज रिलीज की गई थी, किस तरह से 5 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे और वो व्हाइट फ्लैग लेके आपके लोग कह रहे थे कि हमें लेके जाने दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ पाकिस्तानी आर्मी भी थे, रेगुलर्स भी थे आपके, जो आप एसएसजी कहते हैं सर, बैड ग्रुप वाले, बिल्कुल बैड ग्रुप वाले थे। और वो पिक्चर वीडियो रिलीज किया गया था। आप बोलिए डीजीआईएस पर सुबह से आधा दर्जन ट्वीट कर चुके हैं, वो एक वीडियो भी कर दें, एक पिक्चर भी कर दें।
बिल्कुल जी, बिल्कुल वीडियो आ चुकी है और आपको अभी इसका सबूत मिलने वाला है कि आप लोग जिस तरीके से लाशें छोड़ के भाग रहे हैं और FATF के पास वो थोड़ी देर में आने वाली है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास अभी आपके पास आ जाएगी। तो आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से आज हमने आपको जवाब दिया है आपकी एक छोटी सी कार्रवाई की। एक छोटा सा मैं आपको और जवाब दिलवाता हूँ, एक छोटा सा जवाब कर्नल शैलेंद्र से मैं आपको दिलवाता हूँ। खालिद जी, कर्नल शैलेंद्र, इन्हें बताइए कि अपने लोगों को, अपने सैनिकों की लाशों को नहीं पहचानना पाकिस्तान की कितनी पुरानी रवायत है? करगिल वॉर में हमने नहीं देखा था? खालिद साहब बुजुर्ग आदमी हैं, आप बाल सफेद हैं, कम से कम उनकी इज्जत रखिए, सच बोलेंगे आप भी और मैं भी। सबसे बढ़िया बात यह है, आपने कहा अटैक हुआ है। आप तो सच बोल नहीं सकते, मैं तो पहले आपको कह दूं कि आप लोग देखो, इसे कहते हैं आपका कैरेक्टर, इसे कहते हैं आपका कैरेक्टर, झूठ बोलने का कैरेक्टर। मैं जब आप बोल रहे थे मैंने एक शब्द बीच में बोला, जब मैंने नहीं बोला तो मैंने अपना कैरेक्टर, इंडियन कैरेक्टर दिखाया है। आप दूसरे को बोलने ही नहीं देंगे, बदतमीजी है। और बदतमीजी अगर आप करना चाहते हैं तो वेल, एज अ जर्नलिस्ट मैं आपके सामने मजबूर हूंगा। मैं आपके साथ इसमें कंपटीशन नहीं करूंगा, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आपने कहा अटैक हुआ है, बिल्कुल अटैक हुआ है, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं। आपने बोला है कि सिविलियन मरे हैं, जो सिविलियन एक लॉन्च पैड के पास जाएगा वो जरूर मरेगा। अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल ठीक, अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो मरेगा। बिल्कुल ठीक कर्नल शैलेंद्र, आप अपनी बात पूरी करिए। एक बड़ी खबर है, खालिद भी आता हूं, एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान में बौखलाहट किस तरीके से है ये सुन लीजिए। बड़ी खबर इस वक्त की, तबाही के बाद पाकिस्तान बौखलाया है। नीलम घाटी में जिस तरीके से तबाही हुई है, पाकिस्तान ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। इस्लामाबाद में डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाया गया है। लॉन्चिंग पैड पर तबाही के बाद पाकिस्तान की ये बौखलाहट। आशीष, हर बार पाकिस्तान की ओर से सीज़फायर वायलेशन होता था, हम उनको बुलाते थे, वहां के डिप्टी हाई कमिश्नर को, उन्हें बात तो समझ में आती नहीं थी। अब भारतीय सेना ने जवाब दिया और आतंक के लॉन्च पैड को तबाह किया, तो इतनी बौखलाहट। हमने इस बार बुलाया नहीं, हमने इस बार समन नहीं किया। विदेश मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बार कोई समन नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया है। और पाकिस्तानी मोफा जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने हमारे जो एक्टिंग एम्बेसडर है, क्योंकि अब डाउनग्रेड हो गया है, हाई कमिश्नर लेवल पे नहीं रह गया है, जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर है, उनको समन किया था ये कहने के लिए कि ये सीज़फायर वायलेशन नहीं होना चाहिए और सिविलियंस को टारगेट मत कीजिए। लेकिन सच्चाई है, और कर्नल साहब बताएंगे कि जो पाकिस्तानी गन्स की जो आर्टिलरी पोजीशंस है ना, वो जानबूझकर सिविलियन एरिया के आसपास में रखी जाती है, क्योंकि आप कश्मीरी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरीज है ना, उनको कैनन फॉडर, भूसे की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर, आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीरी रेजिडेंट्स की कि उनकी जान की कुछ वैल्यू हो। आप जानबूझ के बुजदिलों की तरह पाकिस्तानी आर्मी सिविलियन इलाकों के बीच में आर्टिलरी गन रखती है, ताकि रिटेलिएशन जब आए भारत की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, 1 इंच भी यहां, 1 डिग्री यहां वहां हो जाए कोऑर्डिनेट्स में, तो सिविलियन टारगेट हो जाएंगे। और इसीलिए अब तक भारतीय आर्मी रुकती थी, समझती थी कि नहीं रुक जाते हैं। लेकिन अब क्या आया पता है? स्वाति रडार, एग्जैक्टली पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के साथ में, सेकंड्स के अंदर में, जहां से गन्स, आर्टिलरी गन्स पाकिस्तान की, सेकंड्स के अंदर में जहां से गन्स, आर्टिलरी गन्स पाकिस्तान की फायर हो रही है, वहीं पर रिस्पॉन्स जाता है। और ये तस्वीरें जहां पर, मैं चाहूंगा आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। अगर कोई पाकिस्तान का नागरिक, पाकिस्तान का कोई शख्स अगर आतंक के लॉन्चिंग पैड के अंदर जाएगा, वहां पर जाएगा, उसकी जरूरत क्या है वहां पर जाने की? देखिए, मैं खालिद साहब बड़ी अच्छी सी बात करेंगे आपस में। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल जायज है आपके तरीके से। देखिए, वहां कोई मस्जिद तो है नहीं जो सिविलियंस वहां जा रहे हैं। अगर वो लॉन्च पैड है तो अच्छे आदमी का फर्ज बनता है वो वहां ना जाए। लेकिन जो सिविलियन वहां काम करने के लिए, एनकरेज करने के लिए जा रहा है, जान हथेली पर लेकर अगर जा रहा है, उसे जान खोने का पूरी जिम्मेवारी होनी चाहिए। आपने एक बहुत बढ़िया सी बात करी कि इंडिया ने एक छोटी सी कार्रवाई करी है। खालिद साहब, अगर इस छोटी सी कार्रवाई के बाद आप लोगों का ये हाल है, भगवान ना करे कि किसी दिन अब हमने अगर कोई बड़ी कार्रवाई कर दी तो होगा क्या? चलिए खालिद साहब, एक जवाब हो जाए, फिर मैं गलत सागर जी का रुख करूंगा। गलत हो जाएगा। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटी कार्रवाई से ही समझदार को इशारा काफी होना चाहिए। हालांकि मेरा पर्सनल व्यू हमेशा से रहा है कि, हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि मेरा हमेशा खुशी हुई कि आप हम लोगों को समझदार कह रहे हैं। आप तो नहीं समझदार नहीं कह रहे हैं, समझदारी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ी समझ जाइए, उम्मीद करते हैं कि शायद आप समझदारी। ये तो आपका कहना है ना कि छोटी सी कार्रवाई हुई है।
सर आपका कहना है छोटी सी कार्रवाई हुई है और वो वहाँ शहरी इलाका है सारा, ठीक है, और वहाँ लॉन्चिंग पैड तो दूर की बात है, वो तो ऐसा मतलब आम लोगों के रहाइश का इलाका है जहाँ आप ऊपर से फायर करते हैं। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता तो ये आपकी भूल है। सर हम चाह रहे हैं इस बार आप जवाब दीजिए। को आज हमने हमने अब वो इंतहा कर ली कि अब हम जवाब नहीं देंगे आपको। खाने के लिए तैयार है। अगर रात ना होती तो शायद चीले कौवे खा चुके होते, शायद गीदड़ भी खा चुके होंगे उनको। अब आप उनको फ्लैग लेके खालिद जी एक बात बताइए, आपको खालिद महमूद एक बात बताइए। हमेशा से कह रहे हैं खालिद साहब कि पाकिस्तान में गीदड़ ही है, उठा के ले जाइए। जनाब हम तो आपसे एग्री करते हैं कि आपके यहां सिर्फ गीदड़ ही हैं, प्रॉब्लम तो यही है, आप सामने तो आ नहीं पा रहे। देखिए खालिद साहब, अच्छी बात यह होगी कि इस छोटी सी कार्रवाई आपकी लैंग्वेज में, इस छोटी सी कार्रवाई को ही बहुत बड़ा प्रयास समझकर एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने तकलीफें बढ़ने वाली हैं। बालाकोट में उसका अभिनंदन को आपको अवार्ड देना पड़ा। भाई आप तो अपने देना क्यों पड़ा? मार खाने वाले लोग हैं उनको आप अवार्ड्स देते हैं। जिसने आपकी जो खालिद महमूद अपने गिरबान के अंदर झांकना सीखिए। पाकिस्तान अपने गिरबान के अंदर झांकना सीखे। जिसकी बातचीत कर रहे हैं, अभिनंदन ने इजेक्ट किया खुद को, पीओके में जाकर गिरे, आपके सैनिकों ने पकड़ा, लेकिन उन्हीं अभिनंदन ने किस तरीके से आपके सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया था। हमारे सबसे मिनिमम जो कैपेबिलिटी का जो एयरक्राफ्ट था उसको लेकर फ्लाई कर रहे थे और उससे उड़ा दिया था। आप लोग समझ नहीं पाते। पीके सहगल साहब, मैं चाहता हूं एक जवाब पीके सहगल का हो जाए। यहाँ पर पीके सहगल, इनको जवाब दीजिए आप। फाइटर जो है वो तैयार कर उनको गिरा सकते हैं, ये आपकी भूल है। नहीं, आप तो ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है ना कि बालाकोट तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से बालाकोट टारगेट होगा, यहीं से बालाकोट टारगेट होगा। अगली बार यहीं से बालाकोट टारगेट होगा। फिर आप देखिएगा, धमकी नहीं है ये, तो ऐसे धमकी नहीं है, इस तरह के वाकया होते हैं। चलिए ठीक है, पीके सहगल साहब इनको जवाब दीजिए। एलओसी में पहुंच जाएंगे। खालिद साहब, ये बालाकोट और उरी के बाद में आप इतने जबरदस्त बुखला गए कि आपने वास्तव में जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं और लॉन्च पैड्स हैं उनको सिविलियन एरियाज के साथ लगाया है, ताकि हिंदुस्तान की जब भी जवाबी कार्रवाई होगी सिविलियंस को कोलेटरल डैमेज होगा। ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। आप उनको कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करते हैं, आप लोग ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, और उनके ऊपर अगर नुकसान होता है उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप हैं। सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है। ठीक है, जिम्मेदार आप। आशीष मुझे ब्रेक लेना है, मनोज के पास में नहीं गया, इसलिए मनोज के पास में नहीं गया। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की सरजमीन से कबूल किया कि पाकिस्तान में 40,000 टेररिस्ट हैं हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, अफगानिस्तान के खिलाफ। उसके बाद जब हम कार्रवाई करते हैं तो आप इतने बुखला जाते हैं कि वास्तव में ठीक है। पीके सहगल जी और खालिद महमूद, वास्तव में माफी के साथ मैं इस सेगमेंट में आपके पास नहीं आ पाया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार मैं मनोज यादव आपसे ही शुरुआत करूंगा सेगमेंट की। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि अपनी नापाक हरकतों से बाज आए, वरना उसकी बर्बादी तय है। जल्द वापसी आने में वक्त है, लेकिन भारतीय सेना ने आज दिवाली मनाई है। पीओके में दिवाली धमाका किया है, नीलम घाटी में फायर ओपन किया और 4 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड तबाह वहां पर कर दिए गए, और इस तबाही की बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर महसूस की जा रही है। इकतीस अक्टूबर से पहले पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश। दिवाली से पहले घंटी बजते ही अंडरग्राउंड आतंकी बाहर। $370 के बाद बॉर्डर सील तो घुसपैठ का नया रूट तैयार। आईएसआई के सबसे नए टेरर प्लान का खुलासा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद आतंक परोसने वाले पाकिस्तान की कमर टूटी तो रोज नई नई साजिशें रचने में जुटा। एलओसी पर पाकिस्तान ने घुसपैठ के लिए आतंकियों को आगे कर दिया और पीछे से पाकिस्तानी रेंजर्स गोले बरसा रहे हैं।
घुसपैठ की कोशिश में आतंकी मारे जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि आतंकियों ने घुसपैठ के लिए नया रूट मैप बनाया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से कुछ आतंकी घुसपैठ भी कर चुके हैं। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा और इससे पहले बौखलाए हुए आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूत्रों की माने तो आतंकी ग्रेनेड हमले या फिर फिदाइन हमला कर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं और इसी से पहले कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू होने के बाद जो आतंकी करीब 2.5 महीने से अंडरग्राउंड थे, मोबाइल पोस्टपेड सेवा बहाल होने के बाद वो ओवरग्राउंड हो रहे हैं। आतंकी संगठनों ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कश्मीर में आतंकियों को फिर से एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में रिवोक हुआ है, पाकिस्तान की स्थिति जो बौखलाहट से डर में तब्दील हो गई हुई है। तो वो 2 स्टेजेस पे चल रहा है। बौखलाहट इस कारण से है कि उनका जो एक मुद्दा था, कश्मीर का मुद्दा, जिस पे वो बदला लेना चाहते थे अपनी बेइज्जती का 1971 की, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश ने जन्म लिया था, तो कश्मीर उनके हाथ से निकल गया जब से आर्टिकल 370। तो उनकी बौखलाहट वो है। खुफिया एजेंसियों की नजर करीब 250 ऐसे संदिग्ध पोस्टपेड कनेक्शंस पर है जिनका संपर्क पाकिस्तान से होता रहा है और इसकी सक्रियता पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर बढ़ी है। मतलब घाटी में पोस्टपेड मोबाइल की सेवा शुरू होते ही आतंकियों की हलचल बढ़ गई है। धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान की ओर से आतंकी घुसपैठ की कोशिशें नाकाम रही हैं। घुसपैठ की कोशिश में आतंकी मारे जाते रहे हैं, लेकिन अब खुफिया एजेंसियों को मिली रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई आतंकी घुसपैठ कराने के लिए नया रूट मैप बना रही है। इसके लिए कश्मीर रीजन को छोड़कर पुंछ, राजौरी, कठुआ और पंजाब के करीब 20 सीमावर्ती इलाकों की पहचान आईएसआई के द्वारा की गई है। आने वाले दिनों में कश्मीर में बर्फबारी की शुरुआत होने वाली है। बर्फबारी के मौसम में आतंकियों की एक्टिविटी कम हो जाती है, इसीलिए आईएसआई ने आतंकी घुसपैठ की कोशिशें तेज कर दी हैं और उसके लिए आईएसआई, सेना और आतंकियों के आका नया रूट मैप भी तैयार कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकी घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तान ने पंजाब को नया टारगेट बनाया है। बार बार पंजाब में पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए, ड्रोन से आतंक का सामान गिराया गया। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पंजाब और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में आतंकियों का एक बड़ा झुंड घुसपैठ कर चुका है। ये आतंकी जो हैं यहाँ सेना के इंस्टॉलेशंस पे हमला करने के फिराक में हैं। पठानकोट, अवंतीपुरा, जम्मू, श्रीनगर जैसे इलाकों को हाई अलर्ट में रख दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मोबाइल पोस्टपेड सेवा से पाबंदी हटी, इसके बाद आईएसआई ने घुसपैठ की नई चाल चली है। आईएसआई ने पश्तून और अफगानिस्तान मूल के आतंकवादियों को भर्ती करने और उन्हें भारत में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि हाल ही में पीओके के खैबर पख्तूनवा इलाके में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने आतंकवादी कमांडरों के साथ में एक बैठक की है, जिसमें उन्हें हिदायत दी गई है कि वो अपने दहशतगर्दों को कश्मीर घाटी में आत्मघाती हमलों के लिए तैयार रखें। इधर गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में पश्तो बोलने वाले और अफगानी आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर ज्यादा सतर्कता बरती जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ब्रेक बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधे मनोज यादव का मैं रुख करता हूं। मनोज यादव, माफी के साथ थोड़ा सा देर से मैं आपके पास आ रहा हूं। राजनाथ सिंह कहते हैं अब पीओके की बात होगी, पीओके टारगेट पर है, तो क्या माने पीओके प्लान 1 एक्टिवेट हो चुका है? देखिए राकेश जी, हम पहले किसी को छेड़ते नहीं है, अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम इसे छोड़ते नहीं है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, वो हमारी सेना ने सिद्ध करके दिखा दिया है। और मैं खालिद जी से बता देना चाहता हूं, खालिद जी, ये भारत की सेना है जो छाती पर चढ़कर वार करना जानती है, पीठ पीछे वार नहीं करती है। पाक के नापाक इरादों को नस्तनाबूद कर दिया है। और इन्होंने बालाकोट जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो भी ये बोलते थे केवल पेड़ गिरे हैं, लेकिन बाद में इमरान खान छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि हमारे यहां पर आतंकी लॉन्च पैड पर हमला हुआ, भारतीय सेना ने हमला किया था।
मैं खालिद जी से एक बात और कह देना चाहता हूं, ये भारतीय सेना है और ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। याद कर लीजिए आप 1947, 1965, 1971, 1999 आपकी छाती पर चढ़ के भारत की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, था और रहेगा, चाहे वो कूटनीतिक तरीके से आए चाहे दूसरे तरीके से आए। निश्चित रूप से भारत की सेना ने जो काम किया है, जो अवैध घुसपैठ बढ़ रही थी उसके बराबर उसको सह देने के लिए जो फायरिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है और पाकिस्तान को धूल चटा दी है। ठीक है खालिद जी, अभी तो आपने खुद थोड़ी देर पहले माना कि एक छोटी सी कार्रवाई थी। छोटी सी कार्रवाई से एक तो इतनी बौखलाहट, दूसरी जवाब जो मनोज यादव ने जो बातें कही, तीसरा एक थोड़ा सा मैं और ऐड कर देता हूं। इमरान खान जब अमेरिका पहुंचे तो वहां बड़े खुले तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 40,000 आतंकी हैं। हां, आतंकियों को हमने ट्रेनिंग दी, फिर मुकर जाते हैं। एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा इस चेतावनी के साथ कि 4 महीने का और समय दे देते हैं। सुधरने की कसम खा रखी है क्या पाकिस्तान ने? पहले तो मैं आपके अभी जो दोस्त बोल रहे थे, इतना धुआंधार किस्म की तकरीर कर रहे थे, उनको कहूंगा पहले खामोश थे, अभी वो बोल के अब दोबारा सो जाएं। आपने ख्वाब देखना था, ख्वाब देख के आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। नहीं, हिंदुस्तान ख्वाब नहीं देखता है, जो ख्वाब देखा जाता है वो पूरा किया जाता है। खालिद जी देखना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। 90,000 आपके सैनिकों को धूल चटाया था, आप ही ने आत्मसमर्पण किया था यहाँ पर। 1971 को याद कर लीजिए, 99 को याद कर लीजिए, 65 को याद कर लीजिए, लेकिन आपकी कायराना हरकतें हैं, कीचड़ है आप। ये भारतीय सेना के जवान है, चीता है, शेर है, जो छाती पर चढ़कर आमने सामने वार करना जानते हैं। पीठ पीछे वार करने का पीठ पीछे वार करने का जो कायराना हरकत केवल पाकिस्तान कर सकता है, भारत की सेना कभी नहीं करती है। भारत की सेना सूरवीर सेना है जो छाती पर वार करना जानती है, पीठ पर वार करना नहीं जानती है। चलें, आपने बोल लिया, ये सारी बातें ख्वाबों में बातें करने वाली है। भाई आप पाकिस्तान आके तो देखिए, क्या आपको पता चले कि हम आपको तो सर ख्वाबों में नहीं, इतिहास के पन्नों को जरा खंगाल के कीजिए। खालिद जी एक तो मैं मनोज यादव, मैं आऊंगा। मनोज यादव, आपने कोई बातें कही, थोड़ा सा खालिद जी का जवाब हो जाए। थोड़ा हम भी ये देखें कि कितनी बेशर्मी से वो अपने मुल्क का पक्ष लेते हैं, कितनी बेशर्मी से वो फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं। मनोज यादव, एक मिनट, आप इस तरह के मैं आपसे मनोज यादव रिक्वेस्ट करता हूं, एक मिनट थोड़ा सा खालिद महमूद जी को सुना जाए कि कितनी बेशर्मी से फैक्ट्स को वो इग्नोर करना जानते हैं। खालिद महमूद, आप कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से अपने नागरिकों को निशाना बनाती है, पीओके का यूज करती है, वहां के लोगों के बीच जाकर छिपती है, वहां पर आर्टिलरी को रखा जाता है ताकि यहां से फायर हो, निशाना थोड़ा सा इधर उधर हो तो वहां के लोग मारे जाए। भाई हम पाकिस्तान जो है वो एक पूरा अमन मुल्क है और अमन के साथ रहना चाहता है। ये आप देखिए, आप जब भी आप बार ये तो गोले बंदूक के साथ अमन की बात कौन होती है? हमने 47 में ये किया, हमने सर अमन के साथ में अगर आप एक मिनट, चलिए इंडिया का डिक्टेटरशिप अगर आपको लग रहा है कि बॉस इंडिया डिक्टेट कर रहा है वर्ल्ड को, वो छोड़ दीजिए सर। अगर आप अमन से रहना चाह रहे हैं तो एक बात बताइए, ओसामा बिन लादेन क्या कर रहा था वहां पे? बिल्कुल, जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। आप एक बात बताइए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया छोड़िए ना सर, इंडिया छोड़िए, सार्क छोड़िए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मौलाना मसूद अजहर को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल विश्व आतंकी घोषित करता है। कहां है वो? दिल्ली में या पाकिस्तान में? नहीं, और आशीष सही है, उसके लिए उसके लिए 1.5 लाख महीने रकम निकालने के लिए आप परमिट कर दीजिए। आप बताइए कैसे अमन से रहना चाह रहे हैं सर? हाफिज सईद आपके पास, जिस पर अमेरिका ने बाउंटी रखी हुई है, जिसके सर पर इनाम रखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने रखा हुआ है, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। मौलाना मसूद वहां पे, जब दुनिया ढूंढती है ओसामा बिन लादेन पाया जाता है आपके पास में। ये अमन से कैसे रहा जा रहा है, इस तरह से मुझे समझ नहीं आ रहा। दाऊद है आपके पास में, अगर आपके बंद करके कहेंगे कि फलां बंदा चोर है, दहशतगर्द है, तो वो चोर हो जाएगा। सर हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो टेररिस्ट घोषित हो चुका है, कह रहा है सर खालिद महमूद। आप तो कह रहे हैं, तो मान लीजिए। एक सीधा सा सवाल, क्या हाफिज सईद ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड नहीं है? क्या मौलाना मसूद ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड नहीं है? बोलिए कि नहीं है? करते क्यों नहीं उसको?
अगर उसामा को पकड़ सकते हो तो उनको भी पकड़ लो। अरे खुलेआम रैलियां करता है। एक बात बताइए, ठीक है एक मिनट शरण जी, ये सीधा मारे जाएंगे सर, मारे जाएंगे बिल्कुल, पकड़े नहीं जाएंगे। ये एक बात डाल दी गई है, आप जैसे उसामा मारा गया ना सीधा, वैसे मारे जाएंगे, ये पकड़े नहीं जाएंगे। आप एक बंदे से डर रहे हो भाई, तो जब पूरा पाकिस्तान आपके जो आपके छक्के छुड़ाने का, नहीं आप तो छोटी कार्रवाई से डर रहे हैं ना। आप बताइए इन लोगों को रख के साथ में अपने देश में ऐसे अमन से आ जा रहा है। खालिद जी, छक्के आपके छुड़ा दिए हमने, छक्के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है, बार बार छक्के। आप भारत की सेना ने, भारत की सूरवीर सेना ने आपको छक्के छुड़ाए हैं। नापाक हरकतें पहले तक तो आपकी सांसें अटकी हुई थी, एफएटीएफ आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया। एफएटीएफ का काम क्या पता है ना आपको सर? वो इंटरनेशनल बॉडी है जो टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवाद को लेकर जब पैसे दिए जाते हैं किसी देश द्वारा, उसका वॉचडॉग है, उस पर ख्याल रखता है एफएटीएफ। पता है ना सर आपको? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आतंकवाद के जो मनी लॉन्ड्रिंग को नजर रखता है। भारत को दूरी है, वो विश्व का इंटरनेशनल बॉडी है, पाकिस्तान से जिस पर आप ग्रे लिस्टेड है, हम ग्रे लिस्टेड है। आप पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है। 2 दिन पहले नहीं वो तो चीन ने बचा लिया आशीष, वो तो चीन ने बचा लिया, नहीं तो अभी ब्लैक लिस्ट में होते आशीष, वो तो चीन ने बचा लिया, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में होता पाकिस्तान। और आप ऐसे अमन जो रह रहे हैं ग्रे लिस्ट में रह गए आप। अन्यथा पाकिस्तान आने वाले समय में ब्लैक लिस्टेड भी हो जाएगा। फैक्ट पे बात कीजिए ना सर, जिंगोइज्म मत कीजिए। भूल है भाई, अभी बताइए अपने फैक्ट पे कीजिए। अपने मुंह काला भारत का एफएटीएफ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भारत का है। फैक्ट पे बात कीजिए ना, फैक्ट काउंटर कीजिए। कर्नल शैलेंद्र, ये अमन की नई परिभाषा है क्या पाकिस्तान के हिसाब से? एक हाथ में बंदूक, एक हाथ में आतंकी लेकर। खालिद जी जरा 1 मिनट दीजिएगा, सुनिए। एक मिनट देखिए, सवाल अगर शैलेंद्र सिंह से है तो कृपया कर इतनी इज्जत रखें अपनी। खालिद साहब, आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने यूएस में स्टेटमेंट दिया ना कि हमारे पास 40,000 टेररिस्ट हैं, हमारी सरकारों ने पिछले 20 साल से झूठ बोला। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि आपके यहां पर आपके प्राइम मिनिस्टर की कोई इज्जत नहीं है, वो जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। देखो सुनो, कह रहा हूं कि वो टेररिस्ट जिनको खत्म किया जा चुका है। वेरी गुड। 40 तो हम आपकी खालिद साहब हम आपकी मदद कर रहे हैं कि वो 40 फिर से पैदा ना हो जाएं। इस तरह की छोटी छोटी कार्रवाइयों में आप हमारा साथ दीजिए, बढ़ चढ़कर बोलिए। हालांकि मुझे मालूम है पाकिस्तान में बैठकर आपका बोलना प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि वहां हमने देखा है लाइव शो में बोलते हुए आदमी को उठा लिया जाता है। तो आप डिप्लोमेटिकली करेक्ट रहिए, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पाकिस्तान में जो इंडिया नहीं है, ये इंडिया नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है। यहाँ यही तो डर है कि खालिद साहब आप इंडिया में नहीं पाकिस्तान में हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं। फैक्ट होती है, मेरा आपको सुझाव सिर्फ इसीलिए है कि आप बिल्कुल ठीक तरह बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी है, आपका सर्वाइवल का मामला है, आप हिंदुस्तान का साथ मत दीजिए। लेकिन अगर अगेंस्ट में बोल दिया तो उन्हें डर भी तो है पाकिस्तान में। इसलिए आपकी मदद भी क्यों ले, आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हो भाई? अपने मुफादात है आपको। अरे तकलीफ हमें हो रही है जनाब, ऐसा है। मैंने तो इसीलिए मानवता के नाते से कहा कि आपके लिए जो हमारी ये छोटी छोटी कार्रवाइयां हैं, भगवान ना करे हमें मजबूरन किसी वजह से कोई बड़ी कार्रवाई करनी। भाई आप इतनी छोटी सी कार्रवाई में अपने 9-10 फौजी मरवा बैठे हो, जब बड़ी कार्रवाई करोगे मारी जाएगी। लड़ना चाहते हैं खालिद महमूद, जंग लड़ने की कुव्वत है पाकिस्तान के पास? जवाब दीजिए, जंग लड़ने की कुव्वत है पाकिस्तान के पास? जंग लड़ने की कुव्वत है पाकिस्तान के पास? इमरान खान क्यों रोते हैं पूरे विश्व में जाकर? ना आपके पास नहीं हमने जंगें लड़ी हैं और जीती हैं। हमने तो है पाकिस्तान में, हमने तो आपको 93,000 सोल्जर वापस दिए हैं सर। कृपया कर, मैं एक्चुअली आपके तरफ से बोलता हूं कि मैं चाहता हूं एज अ फौजी अफसर कभी भगवान के लिए लड़ाई ना हो। एक सलाह दे देता हूं खालिद महमूद, पाकिस्तान जंग में किस तरीके से हारता है, उसका दर्द किस तरीके से है ना, एक बार जाइए आप इमरान खान से मिलिए, उनके सामने नारा लगाइएगा गो नियाजी गो, या सिर्फ नियाजी नाम ले लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान किस तरीके से जंग में हारता है। एक बार आप ये काम कर दीजिए। मोदी को गालियां निकालते हो भाई, तो आपके क्या असर होते हैं आपको नहीं पता? मोदी बीच में कहां से आ गया? एक खौफ है ना सर? अरे इमरान को हर चीज नहीं आप जाइए, नहीं आप कहते हैं ना पाकिस्तान भाई करता है। एक बार आप इमरान खान के सामने जाइए, नियाजी नाम लीजिए, नियाजी नाम लीजिए, डूब मरे वो, नियाजी नाम लीजिए,
उसको वो दर्द कितना गहरा था, वो दर्द कितना गहरा था, वो आपको बिल्कुल एहसास होगा। और थोड़ा सा आप अपने जहन में सोचिएगा तो आपको अभी भी एहसास होगा उस बात का। तो इमरान खान का चलता कहां पाकिस्तान में? खालिद साहब, वो तो मनोज यादव, वो खुद पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं और पाकिस्तानी सेना जिस दिन चाहे तख्ता पलट कर दे। खालिद साहब, मैं आपको एक छोटी सी बात सुन लीजिए। खालिद साहब, एक सेकेंड, को कुछ नहीं होता, आर्मी उसके साथ है। अरे जनाब, सुनने की कैपेसिटी रखिए, पूरी कौम उसके साथ है। आप पानी पीजिए, आपका गला खराब इसीलिए हो रहा है सर। बाजुआ गले में प्रॉब्लम हो जाती है। इमरान खान, देखिए खालिद साहब, मैं फौजी अफसर कहता हूँ कि भगवान ना करे हमारी आपके साथ लड़ाई हो, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा डर है। सुन लीजिए मुझे बात कीजिए। अच्छा खालिद महमूद जी, शैलन जी एक मिनट। खालिद महमूद, आप शायद इमरान खान के सामने जाकर नियाजी बोलने की जहमत ना उठा पाए, या गुस्ताखी वर्ड सही होगा। मैं शैलन जी से कहता हूं, शैलन जी जरा एक बार वो नियाजी वाला प्रकरण इन्हें बता दीजिए। नहीं, मैं उससे नहीं, वो एक बार याद दिला दीजिए, मजा आ जाएगा। नहीं, उनका एक्सप्रेशन चेंज हो गए हैं, वो हमें दिख रहा है। लेकिन मैं खालिद साहब सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, मैं एज अ फौजी अफसर कहता हूं, भगवान ना करे हमारी आपके साथ लड़ाई हो जाए, बिल्कुल नहीं अफसोस हो रहा है यार। आप अरे सुन तो लीजिए, फौजी सुन तो लीजिए, बात नहीं करना, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुनने की कैपेसिटी। मैं लड़ाई इसलिए नहीं चाहूंगा क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके पार्लियामेंट में क्या बोला कि अब भारत पीओके में कुछ करेगा, लड़ाई होगी, हम हार जाएंगे, हमें टीपू सुल्तान बनना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान हारे, क्योंकि आपकी जैसी इकोनॉमी की कंडीशन में अगर आप हमारे साथ मिल भी गए तो सर आपकी लायबिलिटी हम नहीं लेना चाहते। आपका वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो आप ढूंढ रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बिल्कुल मेरी तनख्वाह अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आप जैसे लोगों को पालना पड़ेगा। आप जैसे जो प्रिजनर ऑफ वॉर बनेंगे उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं चाहता कि आपके साथ किसी तरह का कोई लड़ाई हो और आप हारे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत सटीक जवाब। ठीक है, हमको रोटी खिलानी पड़ेगी। आशीष इन्हें जरा बताइए कि भारत की डॉक्ट्रिन में अब कितना बड़ा बदलाव आया है कि हम घुसकर मारते हैं, 180 डिग्री टर्न है ये। बिल्कुल, और ये वेट नहीं करते हैं। अब प्रिवेंटिव स्ट्राइक भी होती है कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को भी सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट कहा था, क्यों बॉस हम प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर रहे हैं, वेट नहीं करेंगे कि आप पहला झापड़ मारे और ये गांधी जी से की तरह हम आपको दूसरा झापड़ दे देंगे। ना ना ना, पहला आपका हाथ उठा नहीं कि हाथ काट दिया जाएगा, गला काट दिया जाएगा, सोचिएगा मत। ये इंडियन आर्मी का नया डॉक्ट्रिन है। हाँ। पर जैसे सर ने कहा कि वॉर तो कोई नहीं चाहता, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन सर गॉन आर द डेज कि जब आप पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे और कुछ नहीं होगा, आप मुंबई पे अटैक करेंगे और कुछ नहीं होगा, लोकल ट्रेन में ब्लास्ट होंगे और कुछ नहीं होगा। गॉन आर दोज डेज सर। अब बालाकोट स्ट्राइक होता है, अब सर्जिकल स्ट्राइक होता है। ऑफेंसिव इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये नया डॉक्ट्रिन बना है इंडियन आर्मी का, और इसीलिए आर्टिलरी जनरली और बहुत जल्दी खोली नहीं जाती है, बिल्कुल, लेकिन खोल दी गई दावत देते हैं बिना सोचे, बिना रुके आर्टिलरी खोल दी गई ताकि एक मैसेज जाए। और देखिए जैसी खोली इंडियन आर्मी ने आर्टिलरी, सुबह से सब कुछ शांत है। कल रात को पहले किया गया, 2 भारतीय सेना के जवान मारे गए। ठीक है, मनोज यादव एक आखिरी आशीष थोड़ा सा बच्चे की कमी सबसे बड़ी टीस है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो सबसे बड़ी टीस है सर की क्या है कि नागरिक मारे, ये है आपकी टीस, है ना, सिविलियन इलाकों पे आप कर रहे हैं। सर आतंकवादी है जो जैसे मोहम्मद कर रहे हो आप, वो मिलिट्री वाले तो है नहीं, है ना, आप तो उसे जिहाद और रेवोल्यूशनर क्या क्या कहते हैं, नॉन मिलिट्री सारे नागरिक है, तो उन पर मारा, तो नागरिकों पर हमला किया। ठीक है, अगर आप ठीक है, मनोज बहुत छोटा सा कमेंट, एक बात बताइए मनोज यादव, एक आखिरी और छोटा सा कमेंट जी। अभी खालिद महमूद जी ने कहा छोटी कार्रवाई, हालांकि छोटी कार्रवाई से बौखलाहट में है, डर में है, ये छोटी छोटी कार्रवाई होगी क्या? एक बार बड़ा करके खत्म करिए ना। हम तो छोटी करेंगे, हम छोटी करेंगे खालिद साहब। मनोज यादव आप करके देखे ना, अब दोबारा अब ये कंटिन्यूस रहेगी। को खामोश देखकर ये न समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, हम जब भी उठेंगे तूफान भरकर उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। पाकिस्तान समझ जाए इन छोटी छोटी कार्रवाइयों से ही, वरना पाकिस्तान को खंड खंड कर दिया जाएगा, जिसको पाकिस्तान को पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए टुकड़े हो गए। चलिए मनोज यादव, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल शैलेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खासतौर पर खालिद महमूद आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा समझे, अक्ल आए
और समझे कि आतंक के रास्ते पर चलने में उसकी तबाही है, आतंक का रास्ता छोड़ दे तो शायद पाकिस्तान की स्थिति सुधर जाए। लेकिन शक है हमें पाकिस्तान की अक्ल पर। फिलहाल